स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जूलॉजी क्लासेज में। मैं आज के इस सेशन में आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट, अर्थात खरगोश के पाचन तंत्र का आज हम अध्ययन करेंगे। खरगोश एक ऐसा एनिमल है जो हायर कोर्डेट्स में सम्मिलित किया जाता है, जैसे मेमेलिया क्लास के एनिमल्स को हायर कोर्डेट्स में इंक्लूड किया जाता है। तो रेबिट मेमेलिया क्लास का ही एक एनिमल है जो कि ह्यूमन या मानव के समान लक्षण रखता है। अतः मानव भी मेमेलिया क्लास में सम्मिलित किया जाता है और रेबिट भी मेमेलिया क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो हम बात करें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, तो ह्यूमन हो चाहे रेबिट हो, सभी की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लगभग समान होती है। अर्थात मेमेलिया क्लास में आने वाले सभी जंतुओं के पाचन तंत्र की हम बात करें तो ये लगभग समानता लिए हुए होता है। कुछ आंशिक या पार्शियल डिफरेंसेस इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात करें खरगोश की, रेबिट या खरगोश की, तो रेबिट एक हर्बीवोरस एनिमल है, अर्थात शाकाहारी जंतु है, जबकि मानव की बात करें तो मानव ओमनिवेरस में इंक्लूड किया जाता है, अर्थात मानव सर्वाहारी है, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो मानव और खरगोश दोनों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कुछ आंशिक विषमताएं देखने को मिलती है, जिनको मैं यहाँ डिटेल से और बारीकी से बताऊंगा। तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से और अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलें। बात करते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रेबिट की। तो रेबिट एक शाकाहारी जंतु है, हर्बीवोरस एनिमल है। इसमें आहारनाल लंबी और कुंडलित प्रकार की आहारनाल देखी जाती है, जो कि शाकाहारी जंतु होने के कारण अधिक विकसित होती है, अर्थात सेल्यूलोज के पाचन के लिए ये अनुकूलित होती है। खरगोश पूर्णतया शाकाहारी जंतु है, जो कि घास, पत्ते और छोटी छोटी वनस्पतियों को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। साथ में ये कुछ तरकारी या सब्जी, फलों आदि को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है। हम बात करें खरगोश की आहारनाल की, तो खरगोश की आहारनाल शाकाहारी भोजन को पचाने के लिए अधिक लंबी और कुंडलित होती है। साथ में खरगोश की आहारनाल में सेल्यूलोज को पचाने के लिए इसकी सिक्कम में कुछ सहजीवी जीवाणु और प्रोटोजोआ देखे जाते हैं, जिनमें सेल्यूलोज, जो कि एक पॉलीसेकेराइड शर्करा है, उसका पाचन आसानी से हो सके। अतः आप यूँ कह सकते हैं कि खरगोश की आहारनाल स्तनी वर्ग में शाकाहारी जंतुओं में देखने को मिलती है। हम बात करें खरगोश की आहारनाल की, तो खरगोश की आहारनाल को बाकी अन्य कोर्डेट जंतुओं की तरह ही दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सम्मिलित करते हैं। हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल या आहारनाल की, तो आहारनाल सुविकसित होती है और पूर्ण प्रकार की होती है, अर्थात आप यूँ कह सकते हैं कि खरगोश की आहारनाल में मुख से लेकर गुदा तक के अंग उपस्थित होते हैं। अतः आप इसे एक पूर्ण विकसित आहारनाल कह सकते हैं। इनके अलावा पाचन में सहायता करने के लिए कुछ पाचक ग्रंथियां, जिन्हें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से भोजन का पूर्ण पाचन किया जाता है। इनमें मुख्यतः लीवर, पेनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड्स
और इंटेस्टाइन ग्लैंड्स को सम्मिलित किया जाता है। हिंदी में इन्हें यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथियां और आंतरीय ग्रंथियां कहते हैं। तो इनकी सहायता से खरगोश में पाचन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के सबसे पहले पार्ट माउथ की, तो माउथ खरगोश की स्नाउट जिसे प्रोत कहते हैं, जो आगे का सिरा होता है, हेड रीजन के आगे का जो सिरा होता है इसे स्नाउट या प्रोत कहते हैं। तो प्रोत में एक दरार रूपी छिद्र के रूप में मुख स्थित होता है, जो कि दो जबड़ों के द्वारा घिरा रहता है, अर्थात ऊपरी एवं निचले जबड़े के द्वारा मुख घिरा रहता है और ये एक दरार रूपी छिद्र के समान स्नाउट टर्मिनल एंड पर उपस्थित होता है, जो कि कोमल, मांसल और गतिशील होठों से या लिप से घिरा रहता है। मुख की बात करें तो मुख में भोजन को इंटेक किया जाता है, अर्थात भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है। तो मुख में ऊपरी एवं निचले जबड़े या होठ स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। ऊपरी होठ की बात करें तो अपर लिप्स नासिका तक कुछ कटा हुआ रहता है, जिसे हम हेयर लिप या कर्तोष्ट कहते हैं। हेयर लिप के कारण खरगोश के नुकीले और शार्प टीथ बाहर से इजीली नजर आते हैं। क्योंकि इसका ऊपरी होठ कुछ कटा फटा रहता है, जिसके कारण इसके दांत इसके मुख से आसानी से दिखाई देते हैं। होठ या लिप की बात करें तो निचला होठ सामान्य प्रकार का होता है, जिस पर बाकी देह के समान रोमिल आवरण देखने को मिलता है। हम बात करें इनके मुख की, तो ये मुख पदार्थों को पकड़ने, कुतरने और मुख से बाहर नहीं निकलने के लिए अनुकूलित होता है। अतः आप कह सकते हैं कि मुख इनका स्नाउट या प्रोत के सब टर्मिनल एंड पर उपस्थित होता है, जो दो ओष्ठों या होठों द्वारा घिरा रहता है। हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट आता है माउथ कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी से भी जाना जाता है। माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी की हम बात करें तो बक्कल कैविटी से पहले मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। मुख और मुख गुहा दोनों के मध्य इनमें एक विशेष प्रकार की संरचना, जिसे हम वेस्टिब्यूल या प्रगाण कहते हैं। तो प्रगाण इनके माउथ और माउथ कैविटी के बीच में उपस्थित होती है। प्रगाण ही आगे चलकर माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में खुलती है। मुख गुहा की बात करें तो प्रगाण मुख गुहा में खुलती है। मुख गुहा एक लंबी और चौड़ी नलिका या गुहा के समान संरचना है, जिसमें ऊपरी एवं निचले जबड़े उपस्थित होते हैं। मुख गुहा की आंतरिक भित्ति श्लेष्मिक उपकला द्वारा घिरी रहती है, जिनके द्वारा समय समय पर श्लेष्मा का स्रावण किया जाता है। मुख गुहा के अग्रभाग की बात करें तो मुख गुहा के अग्रभाग तालू का बना होता है, जिसे हार्ड पैलेट कहते हैं। मुख गुहा के फर्श पर एक चपटी और पतली मांसल जिह्वा उपस्थित होती है, जो कि भोजन को उलटने पलटने के साथ निगलने में सहायता करती है और साथ में श्लेष्मा को बाइंड करने का कार्य भी जिह्वा करती है। जिह्वा पर अनेक प्रकार की स्वाद कलिकाएं, जिन्हें टेस्ट बड कहते हैं, उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से ये भोजन या भोज्य पदार्थों की टेस्टिंग करने का कार्य भी करती है, अर्थात भोज्य पदार्थों की रासायनिक प्रवृत्ति को जांचने का कार्य भी जिह्वा पर उपस्थित स्वाद कलिकाएं करती है। हम नेक्स्ट बात करें मुख गुहा या बक्कल कैविटी की बात करें तो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी में अपर और लोअर जो स्पष्ट होते हैं। अपर और लोअर जो दोनों में ही टीथ देखने को मिलते हैं।
अगर हम इनके टीथ या दांतों की बात करें तो इनमें दांत घर्षदंती होते हैं, अर्थात थिकोडोंट प्रकार के दांत इनमें देखे जाते हैं जिन्हें घर्षदंती कहते हैं। घर्षदंती से तात्पर्य यह होता है कि इनके दांत एक सॉकेट में उपस्थित रहते हैं। हम बात करें अपर जो के टीथ की तो ये मैक्सिला और प्री मैक्सिला अस्थि पर उपस्थित होते हैं, और निचले जबड़े के दांतों की बात करें तो निचले जबड़े के दांत डेंट्री अस्थि पर उपस्थित होते हैं। इनके अलावा हम बात करें दांतों की और कुछ विशेषताओं की तो ये दांत हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, अर्थात विषम दंती प्रकार के दांत इनमें देखे जाते हैं। क्योंकि दांत एक समान आकार आकृति के नहीं होते हैं और अलग अलग प्रकार के दांत इनमें देखे जाते हैं जिन्हें हेटेरोडोंट कहते हैं। इनके अलावा इन दांतों की एक और विशेषता होती है, जैसे ये दांत डाइफायोडोंट प्रकार के होते हैं जिन्हें हम सामान्यतः द्विबार दंती कहते हैं, अर्थात इन जंतुओं में दांत दो बार उगते हैं। प्रथम दांत जो कि अस्थायी प्रकार के होते हैं जिन्हें सामान्यतः मिल्क टीथ या दूध के दांत कहा जाता है, और इन्हें सामान्यतः डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है। हम डेंटल फॉर्मूले की बात करें तो इनमें ऊपरी एवं निचले जबड़े में कुछ इस प्रकार दांतों का ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। ऊपरी जबड़े की बात करें तो ऊपरी जबड़े में दो इंसिजर जिसे कृंतक है, वही निचले जबड़े में एक इंसिजर या कृंतक दांत उपस्थित होता है। हम बात करें केनाइन टीथ की तो केनाइन टीथ इनमें अनुपस्थित होते हैं। क्योंकि ये सामान्यतः शाकाहारी जंतु है, अतः इनमें केनाइन टीथ का कोई विशेष कार्य नहीं होता है। केनाइन टीथ उन जंतुओं में अधिक विकसित होते हैं जो मांसाहारी प्रकार के होते हैं, अर्थात शिकारी जंतुओं को काटने या फाड़ने का कार्य करते हैं। उन जंतुओं में केनाइन या कृंतक दांतों के अलावा रदनक प्रकार के दांत उपस्थित होते हैं जो शिकारी जंतुओं को उधेड़ने का कार्य करते हैं। जैसे समस्त जो कैनिडी फैमिली के अंतर्गत आने वाले जंतु है मैमेलिया क्लास में, उन सभी में कैनाइन टीथ देखने को मिलते हैं जिनमें ह्यूमन भी सम्मिलित है, अर्थात मानव में भी आप यूं कह सकते हैं कि रदनक या कैनाइन टीथ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ कैनाइन या रदनक दांत अनुपस्थित होते हैं। हम बात करें प्रीमोलर की तो प्रीमोलर टीथ ऊपरी जबड़े में 3 और निचले जबड़े में 2 प्रीमोलर या अग्र चवर्णक दांत देखने को मिलते हैं। और बात करें हम चवर्णक की या मोलर टीथ की तो ऊपरी जबड़े में 3 और निचले जबड़े में 3 मोलर या चवर्णक दांत देखने को मिलते हैं। इस प्रकार ऊपरी जबड़े एवं निचले जबड़े में दांतों का ओरिएंटेशन कुछ इस प्रकार होता है। जैसे ऊपरी जबड़े की बात करें तो ऊपरी जबड़े में 8 होते हैं एक साइड में और दूसरी साइड में 8। इस प्रकार इसे 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो टोटल जो टीथ का फॉर्मूला बनता है वो 28 टीथ इनमें देखने को मिलते हैं। जैसे 2, 3, 5 और 3, 8 ये एक साइड के जबड़े के दांत है। ऐसे ही लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में 8 टीथ होते हैं ऊपरी जबड़े में, और ऐसे ही निचले जबड़े में राइट और लेफ्ट साइड दोनों में 6 दांत होते हैं। अतः 8 दांत ऊपरी जबड़े में और 6 दांत निचले जबड़े में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार टोटल टीथ की बात करें तो 28 दांत इनमें देखने को मिलते हैं। अब बात करें हम एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट जिसे फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी इनमें सामान्यतः मुख गुहा के बाद का जो भाग है वो ग्रसनी के रूप में रूपांतरित होता है। ग्रसनी को आप स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभेदित कर सकते हैं, जिसे सामान्यतः नेजोफेरिंग्स,
या नासा ग्रसनी, ओरोफेरिंग्स या मुख ग्रसनी और लेरिंगोफेरिंग्स या कंठ ग्रसनी के नाम से जानते हैं। तो ग्रसनी जो नासिका से संबंधित होता है वो नेजोफेरिंग्स कहलाता है। जो भाग मुख गुहा या मुख से संबंधित होता है वो ओरोफेरिंग्स कहलाता है और पीछे का भाग जो कंठ में खुलता है वो लेरिंगोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता है। ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी में कोई श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित नहीं होती है। जैसे हमने देखा था बक्कल कैविटी में श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित होती है जो भोजन को लसलसा और चिकनाई प्रदान करती है, जिनके कारण भोजन बोलस रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये बोलस मुख गुहा से ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी में कोई विशेष प्रकार की क्रिया देखने को नहीं मिलती है। ग्रसनी अपने फर्श पर ऊर्ध्व दरार रूपी छिद्र ग्लोटिस में खुलती है और ग्लोटिस के पीछे वाले भाग को ग्रसिका या इसोफेगस में इंक्लूड करते हैं और इसोफेगस की ओपनिंग ग्लोटिस के पीछे एक छोटे से रंध्र जिसे ग्लेट कहते हैं, इस ग्लेट की सहायता से इसोफेगस या ग्रसिका जिसे ग्रासनाल कहते हैं इसकी ओपनिंग होती है। तो ग्रसनी से जो बोलस के रूप में भोजन आता है ये ग्रासनाल में प्रवेश करता है। यहाँ रेबिट की एलिमेंट्री कैनाल का एक फिगर मैंने ड्रॉ किया है, इससे आपको समझने में काफी आसानी रहेगी। जैसे हम बात करें ग्रसनी की तो ग्रसनी से जब भोजन इसोफेगस में आता है तो यहाँ इसोफेगस में एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है जिसे हम ग्लेट कहते हैं। इस ग्लेट की सहायता से भोजन जो बोलस के रूप में होता है ये इसोफेगस में प्रवेश करता है। इसोफेगस की इनर एपिथेलियम म्यूकोइड प्रकार की होती है या श्लेष्मिक प्रकार की होती है, अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार की श्लेष्मिक ग्रंथियां उपस्थित होती है जिनमें श्लेष्मा का लगातार स्रावण होता रहता है। तो यहाँ ग्रासनाल में भोजन में श्लेष्मा और अधिक ऐड होता रहता है, जिनके कारण भोजन लसलसा और अधिक मुलायम बनता है। यहाँ से भोजन स्टोमक या आमाशय में प्रवेश करता है जो कि एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट है। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक स्पष्ट 3 भागों में बटा हुआ रहता है, जिसे फंडस या फंडिक और कार्डियक और पाइलोरिक 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो फंडिक जो स्टोमक होता है ये इसोफेगस की जहाँ ओपनिंग होती है वो भाग इसका फंडिक या फंडस कहलाता है। इसके नीचे वाला भाग या बीच वाला जो भाग होता है स्टोमक का वो कार्डियक पार्ट कहलाता है और ड्यूडेनम के नजदीक वाला भाग अर्थात आमाशय का पश्च या पोस्टीरियर पार्ट पाइलोरिक के रूप में उपस्थित होता है। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक एक थैलेनुमा संरचना के रूप में स्थित होता है जो कि सेम के बीज की आकृति का होता है। स्टोमक में विभिन्न प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलती है जिन्हें हम जठर ग्रंथियां कहते हैं। ये जठर ग्रंथियां भोजन जो बोलस के रूप में स्टोमक में पहुंचता है इसमें विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐड करती है जिनकी सहायता से स्टोमक में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है और इसमें पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टोमक की बात करें तो स्टोमक में विभिन्न प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड और साथ में HCl की उपस्थिति के कारण भोजन का पाचन होता है। ये पाचन सामान्यतः अम्लीय अवस्था में होता है, अर्थात HCl की उपस्थिति के कारण भोजन में आए हुए जीवाणु या विषाणु या अन्य सूक्ष्म जीव जो हानिकारक प्रकार के होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। ये स्टोमक में HCl और पेप्सिनोजन की उपस्थिति में भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिनके कारण
भोजन में आए हुए छोटे छोटे माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों को HCl की उपस्थिति में नष्ट कर दिया जाता है। HCl की बात करें तो HCl का जो स्रावण किया जाता है ये विभिन्न प्रकार की गैस्ट्रिक आमाशय में पाचन की बात करें तो आमाशय में जठर ग्रंथियों के द्वारा स्रावित HCl एवं पेप्सिनोजन एंजाइम की सहायता से भोजन के पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिनके कारण भोजन अम्लीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो ईसोफेगस या ग्रास नाल से बोलस के रूप में जो भोजन आता है ये पूर्णतः एसिडिक नेचर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ भोजन में HCl मिलता है और HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसकी pH 1 से 1.5 होती है, अर्थात ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है। अतः भोजन में आई हुई अशुद्धियों या इम्प्योरिटीज या माइक्रोब्स को नष्ट करने का कार्य भी HCl करता है। इनके अलावा पेप्सिनोजन विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने का कार्य करता है। तो HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम की उपस्थिति में भोजन का पाचन यहाँ प्रारंभ होता है। स्टोमक से जब भोजन ग्रहणी में पहुंचता है तो ये भोजन काइल में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात जब तक भोजन आमाशय में रहता है तब ये काइम कहलाता है और काइम से जब भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ये काइल के रूप में कहलाता है। क्योंकि काइम अर्धपचित लुगदी के समान भोजन होता है, जो जब ग्रहणी में पहुंचता है तो ये काइल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अर्धपचित तरल अवस्था के रूप में भोजन एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। इंटेस्टाइन की बात करें तो रेबिट की इंटेस्टाइन को दो स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को सम्मिलित किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे शुद्रांत्र कहते हैं, शुद्रांत्र लगभग 2 मीटर लंबी कोइल्ड स्ट्रक्चर है। ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, जो पाइलोरिक वाल्व के बाद का जो रीजन है, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये सर्पिल या कुंडलित प्रकार की होती है और फोल्डेड होने के कारण इसकी लेंथ लगभग 2 मीटर के बराबर होती है। तो खरगोश की जो छोटी आंत्र जिसे शुद्रांत्र कहते हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, इसकी लेंथ लगभग 2 मीटर होती है। इनके अलावा शुद्रांत्र हम 3 स्पष्ट भागों में बांट सकते हैं, जिनमें अग्रभाग ड्यूडेनम या ग्रहणी के रूप में होता है। ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसका ड्यूडेनम या ग्रहणी वाला भाग है, जिनमें 2 भुजाएं आपको दिखाई दे रही है। एक है असेंडिंग ड्यूडेनम और एक है डिसेंडिंग ड्यूडेनम। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म के रूप में ड्यूडेनम उपस्थित होती है। ग्रहणी की बात करें तो ग्रहणी स्मॉल इंटेस्टाइन की महत्वपूर्ण संरचना है, जिनमें बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आकर खुलती है, जो अपने साथ पित्त रस और अग्नाशय रस को लाती है, जिनकी सहायता से भोजन के पाचन की शेष प्रक्रिया इस ग्रहणी क्षेत्र में संपन्न होती है। अर्थात जो लीवर के द्वारा बाइल जूस का सीक्रेशन किया जाता है, ये बाइल जूस एक बाइल डक्ट के द्वारा ग्रहणी क्षेत्र में खुलता है और साथ में ग्रहणी जो कि यू शेप होती है, इसके मध्य में एक विशेष प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड जो आपको दिखाई दे रही होगी, मैंने यहाँ डिनोट करी है पिंक कलर से, ये पेनक्रियाज के रूप में उपस्थित होती है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। तो यहाँ से पेनक्रियाटिक डक्ट और लीवर से बाइल डक्ट दोनों आकर यहाँ मिलती है, जिसके कारण
पित्तरस और अग्नाशय रस ग्रहणी में आकर खुलता है, जिससे शेष अपचित भोजन का पाचन किया जाता है। तो ग्रहणी एक ऐसा अंग या ऑर्गन है जिसकी सहायता से अपचित भोजन का शेष पाचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, और इस ग्रहणी क्षेत्र में ही विभिन्न प्रकार की इंटेस्टाइन ग्लैंड्स उपस्थित होती है, जो विभिन्न प्रकार के जूस का सीक्रेशन करती है, जिसे हम सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, अर्थात आंत्रीय रस का स्रावण करने का कार्य भी इस ग्रहणी क्षेत्र में होता है, जिससे भोजन में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की सहायता से भोजन के पाचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ग्रहणी के बाद की बात हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इस जेजुनम के रूप में होता है, जो कि ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये जेजुनम के रूप में होती है। ये अग्रांत्र अर्थात ड्यूडेनम के आगे का भाग होता है। जेजुनम के बाद का जो भाग दिखाई दे रहा है जो कि काफी लॉन्ग होता है, इसे इलियम कहते हैं, और इलियम में भोजन के पाचन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये जेजुनम होता है। जेजुनम के बाद का जो भाग ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये इलियम है। इलियम में विशेष प्रकार की संरचनाएं जिन्हें विलाई कहते हैं ये उपस्थित होती है। विलाई की सहायता से पचित भोजन का अवशोषण किया जाता है, अर्थात आंत्र की सतह को बढ़ाने का कार्य ये संरचनाएं करती है, जिनकी सहायता से अधिक भोजन का अवशोषण किया जा सके। तो इलियम क्षेत्र में छोटी छोटी विलाई उपस्थित होती है, साथ में यहाँ श्लेष्मिक ग्रंथियां भी उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से भोजन के पाचन के साथ साथ अवशोषण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो इलियम के नीचे वाला जो भाग है अर्थात जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट है वो सेकुलस रोटुंडस के रूप में होता है। इसके बाद वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है वो सिक्कम के रूप में उपस्थित होता है। सिक्कम की लंबाई की बात करें तो ये सिक्कम लगभग 50 सेंटीमीटर लंबाई की नलिका होती है, और इस सिक्कम का जो एंड पार्ट होता है ये एंड पार्ट एक विशेष प्रकार की संरचना जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं या कृमि रूपी अवशेषिका कहते हैं, इसके रूप में उपस्थित होता है। इस कृमि रूपी अवशेषिका में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम्स उपस्थित होते हैं, अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंड पार्ट होता है सिक्कम ये लगभग 50 सेंटीमीटर होता है, और सिक्कम का जो दूरस्थ भाग होता है ये कृमि रूपी अवशेषिका या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के रूप में होता है, जहां सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। इन एंजाइम की उपस्थिति इनमें पाए जाने वाले कुछ सहजीवी जीवाणु और प्रोटोजोन्स के कारण होती है। तो आप कह सकते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स स्मॉल इंटेस्टाइन का वह महत्वपूर्ण भाग है जिनकी सहायता से सेल्यूलोज का पाचन संपन्न होता है। नेक्स्ट बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट आता है जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन दो विशेष संरचनाओं में रूपांतरित होती है जिसे कोलन और रेक्टम कहते हैं। कोलन एक लंबी उभार नुमा संरचना है जिसमें विभिन्न प्रकार के आउटग्रोथ देखने को मिलते हैं, अर्थात इसकी जो इनर सरफेस होती है इस पर कई प्रकार के उभार देखने को मिलते हैं जिन्हें होस्ट्रा कहते हैं। इनमें जल का अवशोषण किया जाता है। वृद्धांत्र की लंबाई की बात करें तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर लंबाई की होती है, जिनमें कोलन लगभग 45 सेंटीमीटर लंबाई की उभार रूपी नलिका के रूप में उपस्थित होती है, और बचा हुआ पार्ट रेक्टम होता है जो लगभग 75 सेंटीमीटर के लगभग लंबाई युक्त होता है।
इस रेक्टम संरचना की बात करें तो ये मोतियों की लड़ी के समान संरचना होती है, जो लगभग 75 सेंटीमीटर लंबाई की संरचना है। मलाशय की बात करें तो मलाशय का अंतिम सिरा आहार नाल के एक विशेष छिद्र गुदा के द्वारा खुलता है, जो शरीर से बाहर भोज्य पदार्थों को निकालने का कार्य करता है। इस तरह रेबिट की आहार नाल में माउथ से लेकर एनस पोर उपस्थित होते हैं, अर्थात कंप्लीट प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल इनमें देखी जाती है। अब बात करते हैं हम इनके डाइजेस्टिव ग्लैंड की या पाचक ग्रंथियों की। जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके पाचन तंत्र में लीवर, पेनक्रियाज, सेलेवरी ग्लैंड्स और इंटेस्टाइन ग्लैंड्स को सम्मिलित किया जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले लीवर की। लीवर या यकृत इनमें पाई जाने वाली सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, जिसकी उपस्थिति डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन कैविटी में उपस्थित होती है। हम लीवर की बात करें तो ये दो पालियों में बटा हुआ रहता है, जिन्हें लेफ्ट लीवर लोब और राइट लीवर लोब कहते हैं, अर्थात दाईं एवं बाईं यकृत पालियों में ये बटा रहता है। दाईं पाली की बात करें तो दाईं पाली में एक विशेष संरचना, जिसे पित्ताशय या गाल ब्लैडर कहते हैं, ये उपस्थित होती है, जिनमें यकृत के द्वारा संश्लेषित पित्त रस का संग्रहण किया जाता है। यकृत पालियों में छोटी छोटी यकृत वाहिनियाँ, जिन्हें हिपेटिक डक्ट कहते हैं, ये उपस्थित होती है, और पित्ताशय में एक पित्ताशय वाहिनी, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उपस्थित होती है। ये दोनों वाहिनियाँ मिलकर एक सामान्य वाहिनी का निर्माण करते हैं, जिसे कॉमन बाइल डक्ट या सामान्य पित्त वाहिनी कहा जाता है। ये पित्त वाहिनी ग्रहणी या ड्यूडेनम में आकर खुलती है। ये देखो, ये दिखाई दे रही होगी आपको, बाइल डक्ट की जो ओपनिंग हो रही है वो ड्यूडेनम में हो रही है, और ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग है। यकृत के कार्य की हम बात करें तो यकृत का प्रमुख कार्य पित्त रस का संश्लेषण करना है, अर्थात पित्त रस का संश्लेषण के साथ साथ स्रावण करने का कार्य भी यकृत करता है। तो पित्त रस के कार्यों की बात करें तो पित्त रस सर्वप्रथम जो आमाशय से भोजन ग्रहणी में आता है, इस भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, जिसकी सहायता से अग्नाशय रस या पेनक्रियाटिक जूस इस पर क्रिया कर सके। तो पित्त रस का महत्वपूर्ण कार्य ये होता है कि ये आमाशय में जो भोजन अम्लीय अवस्था में रहता है या कायम के रूप में रहता है, इस भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, जिसके कारण अग्नाशय रस और विभिन्न प्रकार के आंतरीय रस इस पर क्रिया कर सके और इस अर्धपचित भोजन का पाचन कंप्लीट हो सके। तो सबसे पहले पित्त रस का कार्य है कि ये भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा पित्त रस के कार्य की बात करें तो पित्त रस भोजन में आई हुई अशुद्धियों या सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य भी करता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये भोजन को सड़ने से रोकता है, भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। पित्त रस की रासायनिक संरचना की हम बात करें तो पित्त रस में विभिन्न प्रकार के पित्त लवण जैसे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, टेराकोलेट आदि उपस्थित होते हैं, और साथ में पित्त वर्णक जिसे बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन के नाम से जाना जाता है, ये पित्त वर्णक इनमें उपस्थित होते हैं। पित्त वर्णकों और लवणों की सहायता से ही अकार्बनिक लवण को उत्सर्जी पदार्थों के रूप में बाहर निकालने का कार्य भी पित्त रस करता है। इसके अलावा यकृत के और हम कार्य देखें तो यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को, जो कि ग्लूकोज के रूप में होती है, इसे ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखने का कार्य करता है। अर्थात जब शर्करा की कमी होती है तो ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है,
इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं तथा आवश्यकता होने पर इसके विपरीत प्रक्रिया जिसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहा जाता है, जिसमें ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदला जाता है, ये कार्य भी यकृत के द्वारा संपन्न किया जाता है। इनके अलावा यकृत अमीनो अम्लों से एल्ब्यूमिन का निर्माण करता है और साथ में प्रोटीन और अमीनो अम्लों को तोड़ने का कार्य करता है, जिससे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस क्रिया को डीएमिनेशन कहा जाता है। अर्थात प्रोटीन व अमीनो अम्लों के टूटने से अमोनिया का निर्माण होता है, जो आगे चलकर यूरिएज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है। तो यकृत के कई कार्य है जिनकी सहायता से ये पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बात करें हम इसकी नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड पेनक्रियाज या अग्नाशय की। पेनक्रियाज की स्थिति की बात करें तो पेनक्रियाज पाचन तंत्र में स्मॉल इंटेस्टाइन के प्रथम भाग ड्यूडेनम या ग्रहणी की जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म होती है, इनके बीच में या लूप में स्थित होती है। पेनक्रियाज एक गुलाबी रंग की पाचक ग्रंथि है जो कि यकृत की तरह कई छोटी छोटी पालिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन सब पालिकाओं से एक वाहिनी निकलती है जो संयुक्त रूप से अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है और ये अग्नाशय वाहिनी ग्रहणी क्षेत्र में आकर खुलती है, जिसमें अग्नाशय रस उपस्थित होता है जो कि पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से इसे जाना जाता है। क्योंकि ये एंडोक्राइन नेचर के साथ साथ एक्सोक्राइन नेचर को भी शो करती है, अर्थात अंतःस्रावी और बहिस्रावी प्रकृति होने के कारण अग्नाशय को एक मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। हम बात करें अग्नाशय की बहिस्रावी प्रकृति की तो अग्नाशय विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोप्सिन और लाइपेज एंजाइम का संश्लेषण करता है, जिनके कारण भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के प्रोटीन और फैटी एसिड का डाइजेशन होता है। साथ में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए भी इनमें एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजन, एमाइलोप्सिन और लाइपेज एंजाइम अग्नाशय रस में उपस्थित होते हैं, जिनसे पाचन की शेष प्रक्रिया पूर्ण होती है। इनके अलावा हम बात करें अग्नाशय की अंतःस्रावी प्रकृति की तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती है, जिन्हें एल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के नाम से जाना जाता है। हम बात करें इसके बीटा सेल्स की तो बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है। इंसुलिन जो कि एक महत्वपूर्ण हार्मोन है, इंसुलिन के कारण ही यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता रहता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक शर्करा जो कि ग्लूकोज के रूप में होती है, ये ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होती रहती है, जिससे यकृत में ग्लूकोज का स्तर नहीं बढ़ता है। अगर यकृत में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार के दोष को या बीमारी को सामान्यतः मधुमेह के नाम से जाना जाता है, अर्थात ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करने को प्रेरित करने का कार्य इंसुलिन हार्मोन करता है, जो कि बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। इनके अलावा एल्फा सेल्स के द्वारा एक और हार्मोन ग्लूकेगोन का स्रावण किया जाता है, जो कि इंसुलिन के विपरीत क्रिया करता है, अर्थात जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं, उन्हें पुनः आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करने का कार्य ग्लूकेगोन हार्मोन करता है। तो अग्नाशय एक
महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है जिसकी सहायता से इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण किया जाता है और ये दोनों हार्मोन आपस में विपरीत प्रकार की क्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनकी सहायता से ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का स्तर सामान्य बना रहता है। नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो रेबिट की डाइजेस्टिव ग्लैंड में कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स या लारीय ग्रंथियां देखने को मिलती है। सामान्यतः हम रेबिट की सेलेवरी ग्लैंड की बात करें या लारीय ग्रंथियों की बात करें तो इनमें 4 प्रकार की लारीय ग्रंथियां देखने को मिलती है जिनमें सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड आती है। सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करें तो ये एक जोड़ी होती है जो कि जिह्वा के नीचे उपस्थित होती है, अर्थात टंग रीजन के नीचे ये ग्रंथियां उपस्थित होती है जो पैर में होती है और ये श्लेष्मा का स्रावण करती है। इनके अलावा सब मैक्सिलरी ग्लैंड उपस्थित होती है जिसे कि हम अधोहनु ग्रंथियां कहते हैं। ये अधोहनु ग्रंथियां एक विशेष प्रकार की नलिका जिसे वाल्टन डक्ट कहते हैं, इसकी सहायता से ऊपरी एवं निचले जबड़े के जोड़ या संधि स्थल पर खुलती है और श्लेष्मा का स्रावण करती है। इनके अलावा इंफ्रा ऑर्बिटल प्रकार की सेलेवरी ग्लैंड पाई जाती है जिसे अधो नेत्र कोटर ग्रंथियां कहते हैं। ये ग्रंथियां बक्कल कैविटी में उन आई ऑर्बिट पर उपस्थित होती है और मोलर प्रकार के दांतों के पीछे खुलती है, अर्थात जो चवर्णक प्रकार के दांत होते हैं इनके पीछे आकर ये खुलती है और ये ग्रंथियां भी एक जोड़ी उपस्थित होती है। इनके अलावा पैरोटिड या उपकरण ग्रंथियां भी रेबिट में देखी जाती है। ये ग्रंथियां सिर के दोनों ओर कर्ण पल्लव के नीचे उपस्थित होती है, अर्थात ये भी युग्म में उपस्थित होती है जो कि श्लेष्मा का स्रावण करती है। तो रेबिट में सामान्यतः 4 प्रकार की सेलेवरी ग्लैंड देखने को मिलती है, जबकि हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 3 जोड़ी लारीय ग्रंथियां ही देखने को मिलती है। तो इन लारीय ग्रंथियों के द्वारा बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में भोजन को चिकनाई प्रदान की जाती है, जिनके कारण भोजन चिकना व मुलायम बनता है, अर्थात भोजन में श्लेष्मा ऐड होता है जिसके कारण भोजन एक बोलस के रूप में परिवर्तित हो जाता है या लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड की बात करें तो नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड आती है इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, अर्थात आंत्रीय ग्रंथियां। आंत्रीय ग्रंथियों की बात करें तो आंत्रीय ग्रंथियां रेबिट के स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम या ग्रहणी क्षेत्र में उपस्थित होती है जो कि विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करती है, जिनमें विभिन्न प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित डाइजेस्टिव जूस को सक्कस एंटेरिकस के नाम से जाना जाता है। ये सक्कस एंटेरिकस भोजन के पाचन में सहायक होता है। इस प्रकार रेबिट के डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर, पेनक्रियाज, सेलेवरी ग्लैंड और इंटेस्टाइन ग्लैंड को सम्मिलित किया जाता है जो कि पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रेबिट या खरगोश एक शाकाहारी जंतु है जो घास फूस के साथ छोटी छोटी वनस्पतियां या हरे रंग की वनस्पतियों का सेवन करता है, जिनको ये मुख्य गुहा में चबा हम बात करें रेबिट के डाइजेशन की, फिजियोलॉजी की या पाचन के कार्य की तो रेबिट या खरगोश एक शाकाहारी प्राणी है जो घास फूस व हरी वनस्पतियों को कुतर कुतर कर मुख गुहा में ग्रहण करता है, जहां से विभिन्न प्रकार की लारीय ग्रंथियों
की सहायता से आंशिक पाचन की प्रक्रिया मुख गुहा में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि मुख गुहा में विभिन्न प्रकार की लारीय ग्रंथियां जैसे सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी, इंफ्राऑर्बिटल और पैरोटिड ग्लैंड उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से श्लेष्मा का स्रावण होता है और श्लेष्मा के साथ साथ टाइलिन प्रकार का एंजाइम इनमें उपस्थित होता है, जो भोजन के आंशिक पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। अर्थात मुख गुहा से भोजन के पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जो कि आंत्र रीजन तक जाते जाते पूर्ण होती है। इसके बाद में जब भोजन बोलस के रूप में मुख गुहा से फेरिंग्स और इसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में पहुंचता है, तो स्टोमक में विभिन्न प्रकार की गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथियां उपस्थित होती है, जिनकी सहायता से भोजन के पाचन में वृद्धि होती है और भोजन को लगभग 2 से 4 घंटे में लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि भोजन अर्धपचित कंडीशन में हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ HCl और पेप्सिनोजन एंजाइम भी आमाशय में उपस्थित होते हैं, जिनकी सहायता से भोजन के पाचन की लगभग आधी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाती है। आमाशय से जब भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है तो ग्रहणी में पित्त रस और अग्नाशय रस आकर मिलते हैं, जिनकी सहायता से शेष बचे हुए अपचित भोजन का पाचन किया जाता है और लगभग आंत्र रीजन में पाचन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। और इसी आंत्र रीजन में विशेष प्रकार की विलाई देखने को मिलती है, जो कि इसके इलियम भाग में उपस्थित होती है, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। इन रसांकुरों की सहायता से पचित भोजन का इंटेस्टाइन रीजन में अवशोषण किया जाता है और अपचित भोजन को छोटी आंत्र से वृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जो कि कोलन और रेक्टम के रूप में होती है। कोलन और रेक्टम से होता हुआ अपचित भोजन एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। शरीर से जब भोजन प्रथम बार एनस के द्वारा बाहर निकाला जाता है तो ये भोजन सेल्यूलोज रिच होता है, अर्थात इनमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है और ये हरे रंग की छोटी छोटी गोलियों के रूप में उपस्थित होता है। आप सब जानते हैं कि खरगोश एक विष्टाभोजी प्राणी है, अर्थात कैप्रोफेगस एनिमल है, जो कि अपनी गुदा के द्वारा त्यागे हुए हरे रंग की छोटी छोटी गोलियों के रूप में जो विष्टा उपस्थित होती है, इस विष्टा का पुनः भक्षण करता है और पुनः इनके पाचन की क्रिया करता है। अर्थात रेबिट में भोजन के पाचन की क्रिया 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। क्यों? क्योंकि ये सेल्यूलोज युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण करता है, अतः सेल्यूलोज का पाचन प्रथम बार में पूर्ण नहीं हो पाता है, अतः ये विष्टा को पुनः मुख गुहा से आमाशय और ग्रहणी रीजन में ले जाता है, जहां सेल्यूलोज को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन के सिक्कम रीजन में विभिन्न प्रकार के सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ देखने को मिलते हैं, जो कि इसके अवशेषी भाग जिसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। यहाँ सेल्यूलोज को पचाने के लिए एंजाइम इनमें पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से सेल्यूलोज का पुनः पाचन किया जाता है और सेकंड स्टेप में सेल्यूलोज का कंप्लीट डाइजेशन इनमें होता है। अर्थात रेबिट में जो पाचन की प्रक्रिया है वो 2 बार संपन्न होती है। तो कोर्डेट एनिमल्स में रेबिट एकमात्र ऐसा जंतु है जिसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन 2 स्टेप में होता है। अर्थात प्रथम बार में जो गुदा के द्वारा छोटी छोटी हरे रंग की गोलियां विष्टा के रूप में निकलती है, इनका पुनः भक्षण करके द्वितीय स्टेप में इनका पूर्ण पाचन किया जाता है। जब इनका पूर्ण पाचन होता है तो ये भूरे रंग की विष्टा में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये पूर्ण पचित भोज्य पदार्थ होता है। इस प्रकार रेबिट के डाइजेशन
का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था रैबिट के डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट फिजियोलॉजी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल जूलॉजी क्लासेज पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिंग आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो के मिल सके। अगर आपको ये लेक्चर या कंटेंट पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।